Hello students, welcome to my VR Study Plan YouTube channel. Today we are going to learn subject SST of class 8 and this is a part of civics and lesson number 3 role of the parliament. ओके इसका हमने पार्ट 1 देखा है इसके पहले है ना। पार्ट 1 में हमने कुछ पॉइंट्स हमने देखे हैं। आज ये इस लेसन का पार्ट 2 है। ठीक है, आज इस पार्ट 2 में हम जो बचे हुए पॉइंट्स उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका पहला पॉइंट है कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेचर। मतलब जो भी लेजिस्लेचर है उसका कंपोजिशन कैसा है। इसमें दो बॉडीज है ना, दो हाउस है। कौन से? लोकसभा और राज्यसभा है ना। तो पहला हम देखेंगे लोकसभा। तो लोकसभा एज इट्स नेम सजेस्ट इज द हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा ये जो नाम है वो किस लिए सजेस्ट किया है, क्योंकि ये किसका हाउस है? पीपल्स का है ना, हाउस ऑफ पीपल। मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 years। इस लोकसभा में जो भी मेंबर्स इलेक्ट होते हैं वो हर 5 सालों के लिए होते हैं। हर 5 सालों के बाद और इलेक्शन होता है और वहाँ पे चेंज होते हैं। ठीक है, जो भी मेंबर्स है वो चेंज होते हैं हर 5 साल में। पीपल ऑफ इंडिया डायरेक्टली इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स टू द हाउस ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज। लोकसभा में जो भी मेंबर्स आते हैं इलेक्शन होके, तो उनको डायरेक्ट कौन चुनता है? पीपल्स चुनते हैं डायरेक्ट अडल्ट फ्रैंचाइज के रूल्स के अनुसार है ना, मतलब इलेक्शन के अनुसार, वोटिंग के अनुसार। According to the Constitution, 530 members can be elected by people from the states and 20 representatives can be elected from the union territories. कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, संविधान के अनुसार लोकसभा में 530 ऐसे टोटल मेंबर्स जो होते हैं वो कहाँ से रिप्रेजेंट होते हैं? राज्यों में से। ठीक है, स्टेट में से। और बाकी जो 20 है वो कुछ ऐसे यूनियन टेरिटरीज में से, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में से उनको इलेक्ट किया जाता है। The president has the power to nominate 2 members from the Anglo-Indian community to the Lok Sabha। और जो राष्ट्रपति है उसको एक मतलब पावर होता है, उसको ये हक होता है कि जो 2 एंग्लो इंडियंस के थ्रू, मतलब एंग्लो इंडियन में से 2 मेंबर्स वो खुद अपने थ्रू, अपनी इच्छा से वो चुने लोकसभा में। ठीक है, दिस इज डन इफ दे आर नॉट प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड इन द हाउस। और फिर अगर वो मतलब प्रॉपरली नहीं है पूरे रिप्रेजेंटेशन, तो ये सारे जो पूरे हाउस को पूरा फिक्स करना है इस रूल्स के अनुसार, इस सारा काम प्रेसिडेंट का होता है। फॉर द पर्पजेस ऑफ इलेक्शंस द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू कंस्टिट्यूएंसी। ऑल अदर सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर अलाउड टू वोट, है ना, मतलब पूरे भारत में वोटिंग का अलाउ है सभी को, है ना। और रिप्रेजेंटेटिव्स इज इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी। सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और इसमें भी मतलब लोकसभा में भी SC और ST लोगों के लिए कुछ सीट्स ऐसे रिजर्व होते हैं, आरक्षण होता है। ठीक है, टू कॉन्टेस्ट इज एन इलेक्शन फॉर द मेंबरशिप ऑफ लोकसभा अ पर्सन मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन। लोकसभा में जो भी मेंबर्स आते हैं वो, उनको सबसे मेन क्या शर्त है उनकी? वो इंडियन सिटीजन्स होने चाहिए, मतलब भारत के नागरिकों कंफर्म होने चाहिए। ओके, और उनकी एज जो है वो कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर्स। 25 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए। 25 ईयर्स के ऊपर भी हो सकते, लेकिन 25 ईयर्स के नीचे नहीं हो चलते। ठीक है, और ना ही उनका कोई क्रिमिनल केस होना चाहिए पुलिस स्टेशन में, या फिर किसी भी इसमें कोई भी उनके नाम का कोई भी क्रिमिनल केस दर्ज नहीं होना चाहिए। लोग पूरे क्लियर होने चाहिए, सब नॉर्मल ऐसे अच्छे होने चाहिए। द कैंडिडेट्स हु कंटेस्ट इलेक्शंस यूजुअली बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। और वो जो कैंडिडेट्स है वो अलग दूसरे भी पार्टीज में अगर वो होते हैं, दूसरे भी पार्टीज के मेंबर होते हो तो भी वो चलते हैं। ठीक है, द पॉलिटिकल पार्टी दैट विन्स अ मेजोरिटी फॉर्म्स द गवर्नमेंट। और वो पार्टी जो है, जिस पार्टी में पहले थे, वो भी मेजोरिटी के हिसाब से वो मतलब जीती हुई होनी चाहिए। ठीक है, समटाइम्स नो सिंगल पार्टी विन्स अ मेजोरिटी। कभी कभी एक ही सिंगल पार्टी कभी मेजोरिटी से मतलब जीतती नहीं है ना। इन सच केसेस 2 or more parties come together to form the government. This is called a coalition government। मतलब अभी समझो जैसे बीजेपी है और कांग्रेस है ना, मतलब कभी भी एक ही पार्टी के सभी मेंबर्स नहीं जीतते हैं ना, कभी कभी दो पार्टी के भी आधे आधे मेंबर्स जीतते हैं, है ना। मतलब जैसे अभी देखो बीजेपी है और कांग्रेस है, अगर इस इलेक्शन में समझो अगर 25-30 मेंबर्स अगर बीजेपी के जीते और बाकी जो
बचे हुए जो मेंबर्स है जो भी वो कांग्रेस से जीते, है ना। तो दोनों भी मतलब इसमें जीत हुई है ना, दोनों भी पार्टीज में। तो दोनों भी पार्टीज के जो भी जीते हुए मेंबर्स है वो सब एक साथ आते हैं और एक साथ मिलके वो गवर्नमेंट का काम करते हैं, दोनों पार्टी के मेंबर्स, है ना। तो ऐसी गवर्नमेंट को क्या कहते हैं, कोलेशन गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। The speaker is the president officer of the Lok Sabha. He or she maintains discipline in the Lok Sabha. लोक सभा का जो मेन पर्सन है वो कौन है, स्पीकर है, जो अध्यक्ष जो भी होता है वो लोक सभा के जो भी डिसिप्लिन, जो भी शिस्त है, पीस है, वो मेंटेन करने का काम स्पीकर का होता है। इन द अब्सेंस ऑफ स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर एक्ट्स एज द लोक सभा प्रेसिडिंग ऑफिसर। अगर स्पीकर अब्सेंट है तो उसकी जगह पे कौन काम संभालता है, डिप्यूटी स्पीकर। बोथ द स्पीकर एंड द डिप्यूटी स्पीकर आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द लोक सभा। जो स्पीकर और जो डिप्यूटी स्पीकर है वो कौन चुनता है उनको, जो लोकसभा के जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनमें से ही कोई दो पर्सन को स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर चुना जाता है। अब हम देखते हैं राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ मेंबर्स भी कहा जाता है, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है, ठीक है। और उसमें वहाँ पे काम करने वाले लोगों को काउंसिल ऑफ मेंबर कहा जाता है। और उनमें जो मेंबर्स की जो संख्या है वो कितनी होती है, मैक्सिमम 250 होती है, ठीक है। 12 मेंबर जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो भारत के जो प्रेसिडेंट है वो उनको नॉमिनेट करते हैं, मतलब वो उनको चुनते हैं उसमें। और जो ये जो 12 जो मेंबर्स है वो कहाँ कहाँ अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, जैसे लाइक म्यूजिक के कैटेगरी में से एक दो, है ना, आर्ट की कैटेगरी में से एक दो, कोई लिटरेचर की कैटेगरी में से एक दो, इस तरह से वो 12 पूरे से जमा करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। और बाकी जो 230 मेंबर्स है वो राज्यों में से या फिर यूनियन टेरिटरीज में से वो चुने जाते हैं। द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर। जो राज्यसभा के जो मेंबर है उनका जो काल है वो 6 ईयर्स का होता है, ठीक है। 6 साल के बाद वो उनमें और इलेक्शन होता है, फिर वो चेंज होते हैं, ठीक है। लोकसभा की तरह 5 साल में वो बर्खास्त नहीं होती, ठीक है। लोग राज्यसभा कभी भी बर्खास्त नहीं होती, बल्कि उनमें जो काम करने वाले मेंबर है वो जाते हैं, ठीक है। लोकसभा जो है वो एक परमानेंट हाउस है, ठीक है। सॉरी, राज्यसभा जो है एक परमानेंट हाउस है, लोकसभा परमानेंट हाउस नहीं है, ठीक है। हर 2 साल में वहाँ के 1/3 जो मेंबर होते हैं वो रिटायर्ड होते हैं और उनके जगह पे दूसरे 1/3 मेंबर्स उसमें आते हैं, ठीक है। और राज्यसभा में जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो स्टेट असेंबली के होते हैं, ठीक है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। जैसे स्पीकर लोकसभा का मेन है तो राज्यसभा का मेन कौन है, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। और इसके जो चेयरपर्सन के जो भी कार्य है, जो भी फंक्शंस है राज्यसभा में, तो वो स्पीकर के जैसा होता है, मतलब मीटिंग संभालना, है ना, शांति मेंटेन करना, डिसिप्लिन रखना, ये वाइस प्रेसिडेंट का काम होता है। कहाँ पे, राज्यसभा में, ओके। और वो अगर जो वाइस प्रेसिडेंट है अगर वो अब्सेंट है तो उसकी जगह पे डिप्यूटी चेयरपर्सन होता है, वो उसका पूरा काम संभालता है। अब हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। इसमें पहला पॉइंट है प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट और हिज और हर पावर्स, मतलब प्रेसिडेंट और उसके अधिकार, उसकी पावर क्या है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट का पूरा एक मेन हेड पर्सन होता है, ठीक है। और वो एक सुप्रीम कमांडर होता है डिफेंस फोर्स का, ठीक है। और कंट्री का पहला नागरिक होता है, कंट्री का फर्स्ट सिटीजन जो है वो कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है। वो ही और शी एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उनका काम किसे मतलब वो प्राइम मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनको क्या करते हैं, मतलब उनके एडवाइस पे वो क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, ओके। मतलब प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देते हैं और राष्ट्रपति जो है एडवाइस देते हैं और प्राइम मिनिस्टर और बाकी जो मेंबर्स है वो उन पर वर्क करते हैं, एक्ट करते हैं। The president is elected by an electoral collegiate comprising the elected members of the 2 houses of parliament and members of legislatures of all states and union territories। मतलब प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे किया जाता है कि जो दोनों हाउस है लेजिस्लेचर के, लोकसभा और राज्यसभा, इनमें से इन दोनों हाउसेस में से जिस मतलब वो वोट करते हो जिसका मेजर ज्यादा आता है ना, मेजोरिटी, वो प्रेसिडेंट बनता है,
ठीक है। और वो यूनियन यूनियन का मतलब स्टेट का भी हो सकता है या फिर यूनियन टेरिटरीज का भी हो सकता है, ठीक है। ही और शी सर्व्स फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर, उनके भी 5 साल होते हैं, 5 साल के बाद राष्ट्रपति चेंज होता है। इनकम्बेंट प्रेसिडेंट्स आर परमिटेड टू स्टैंड फॉर री इलेक्शन, लेकिन वो 5 साल के बाद और दूसरे डबल इलेक्शन में उसको खड़ा होने का अधिकार होता है, ठीक है। मतलब वो दोबारा इलेक्शन में खड़ा हो सकता है और फिर वो दोबारा अगर चुनाव में जीता तो वो दोबारा और 5 सालों के लिए वो राष्ट्रपति बनता है। ओके, a formula is used to allocate votes so that there is a balance between the population of each state and the number of votes assembly members from a state can cast। और ये जो मतलब एक फॉर्मूला है डबल जीतने का, है ना, मतलब ये किस पे डिपेंड होता है, पॉपुलेशन के ऊपर, लोगों के, है ना। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा वोटिंग होगी, उतने ज़्यादा वोट्स मिलेंगे, है ना, उसमें वो स्टेट के अनुसार वो जीतेंगे, है ना। This is to maintain parity between state assembly members and national parliament members। तो इसमें जो ये जो पार्टीज है, इन पार्टी के बीच में जो स्टेट असेंबली मेंबर्स है और नेशनल पार्लियामेंट जो मेंबर्स है वो दोनों में जो मतलब बीच में क्या करते हैं, वो जो भी रिलेशन है वो मेंटेन रखता है, ठीक है। If no candidate receives a majority of votes, then there is a system by which losing candidates are eliminated from the contest and their votes are transferred to other candidates until one gains a majority। अगर किसी भी कैंडिडेट के ऊपर अगर कोई वोट हो रहा है और अगर उसमें उसको मेजोरिटी नहीं मिलती है, मतलब ज़्यादा वोट्स की मेजोरिटी नहीं होती है, मतलब टाई हो जाता है, अगर दोनों की तरफ से अगर सेम मेजोरिटी होती है, तो फिर जो भी वोट्स उनको उस कॉन्टेस्ट में जो भी वोट्स मिले हैं वो किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, और उसको वो मतलब मेजोरिटी मिल जाती है। The vice president is elected by a direct vote of all elected members of the लोक सभा एंड राज्यसभा। जो वाइस प्रेसिडेंट है वो डायरेक्ट मतलब उसकी वोटिंग होती है, डायरेक्ट वोट से वो इलेक्ट होता है, चुना जाता है लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स के थ्रू। ओके, अब हम देखते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स। द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट आर एज फॉलोज, मतलब राष्ट्रपति के लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है। समन्स बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड प्रोपोगेस देम, मतलब जो दोनों भी जो हाउसेस है, लोकसभा राज्यसभा पार्लियामेंट के, उनको दोनों को भी प्रोपोजेस करना है ना। और दूसरा है कैन डिसॉल्व द लोकसभा एंड द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। और जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, उनमें और प्राइम मिनिस्टर के बीच में अगर कुछ भी मतलब प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसको डिसॉल्व करना किसका काम होता है, प्रेसिडेंट का होता है, ठीक है। इनॉग्रेट्स द पार्लियामेंट बाय एड्रेसिंग इट आफ्टर द जनरल इलेक्शंस एंड आल्सो एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट सेशंस ईच ईयर। हर साल के पहले सेशन की स्टार्टिंग में जो भी जनरल इलेक्शंस वगैरह होते हैं उसको इनॉग्रेट अगर होते हैं तो उसको पार्लियामेंट में मतलब अच्छे से एग्रेट्स करना, ये काम किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है। gives assent to a bill passed by parliament without which it cannot become a law। और वो जो भी कोई पार्लियामेंट में अगर कोई बिल पास करना होता है, नॉर्मल बिल या मनी बिल वगैरह, तो बिना लॉ के अनुसार वो कोई भी बिल पास नहीं किया जा सकता। और ये जो देखने का जो काम है वो प्रेसिडेंट का है। ओके, can promulgate ordinance which have the same force and effect as laws passed by the parliament। और जो भी ऑर्डिनेंस कुछ ऐसे प्रोमोगुलेट्स जो चीज़ें होती है जैसे सेम फोर्स में, तो उसका जो इफेक्ट होता है लॉ पे वगैरह, जो इफेक्ट पड़ता है वो डायरेक्ट कहाँ पे पास होता है, पार्लियामेंट में। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति के एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या होते हैं, ठीक है। अपॉइंट्स, पहला है अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर हु हैज द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इन द लोकसभा। राष्ट्रपति का काम है प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना जो लोकसभा के इसमें मेजोरिटी करते हैं, मतलब चुनाव होते हैं जिसको ज्यादा वोट्स आते हैं, मेजोरिटी होती है, उसको प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है। ये काम किसका है, राष्ट्रपति का है। अपॉइंट्स द अदर मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, डिस्ट्रीब्यूट्स पोर्टफोलियोज टू देम ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर।
और उसके बाद जो अदर जो मेंबर होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वगैरह, तो उसको भी चुनना किसका काम होता है, राष्ट्रपति का होता है। और पोर्टफोलियोज डिस्ट्रीब्यूट करके फिर वो प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस देते हैं सारी चीजों को देखने की, ठीक है। अपॉइंट्स गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, एम्बेसडर्स एंड हाई कमिश्नर्स टू अदर कंट्रीज। और बाकी जो गवर्नर्स होते स्टेट के उनको अपॉइंट करना, चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना है ना, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना, हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को का अपॉइंटमेंट करना है ना, इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंट करना, और कुछ ऐसे एम्बेसडर जो भी हाई कमिश्नर्स वगैरह होते हैं अदर कंट्री के, दूसरे कंट्री के, उनको अपॉइंट करना है। सारा जो काम है वो किसका होता है, प्रेसिडेंट का होता है। अब वो प्रेसिडेंट की फाइनेंशियल पावर्स क्या है वो देखेंगे। पहला है गिव हिज और हर असेंट फॉर ऑल मनी बिल्स, मतलब हर एक मनी बिल को पास करना, भेजना, वो जिनको पास करना होता है वो कौन है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को ही सारे बिल्स पास करने होते हैं। ग्रांट्स अप्रूवल फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ द एनुअल बजट एंड सप्लीमेंट्री बजट बिफोर पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पहले जो भी एनुअल बजट मतलब पूरा ईयरली का जो बजट है, सप्लीमेंट्री जो भी बजट है, वो सारा बजट देख के उसके प्रेजेंटेशन को देख के उसको अप्रूव करना राष्ट्रपति का काम होता है, ठीक है। अपॉइंट्स फाइनेंस कमीशन एवरी 5 ईयर, जो फाइनेंशियल जो कमीशंस होते हैं उसको हर 5 साल में अपॉइंट करना किसका काम होता है, राष्ट्रपति का। अब देखते हैं जुडिशियल पावर, उसकी जुडिशियल पावर कौन से है। पहला है कैन आस्क फॉर द एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ एनी इम्पोर्टेंट मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस, मतलब लोगों की जो इम्पोर्टेंस होती है, उनके कुछ जो इम्पोर्टेंट मैटर होते हैं उसको सुप्रीम कोर्ट के मतलब सामने रखने का ओपिनियन देना, ये और उनको पूछना, ये सारा जो काम है किसका है, प्रेसिडेंट का है। कैन ग्रांट पार्डन टू और रिड्यूस द सेंटेंस ऑफ अ कन्विक्टेड पर्सन पर्टिकुलरली इन केस इन्वॉल्विंग पेनल्टी ऑफ डेथ। अगर किसी सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, किसी भी कोर्ट ने अगर किसी भी पर्सन को अगर डेथ मतलब पेनल्टी लगा दी है डेथ की, और अगर वो पर्सन अगर अपनी याचिका, माफी याचिका अगर मांगता है या फिर अपने सजा को कम करने की अगर याचिका वो देता है प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट को उसको ग्रांट देना, उसको माफी देने का अधिकार भी होता है। अब है डिप्लोमेटिक पावर्स कौन से हैं। द डिप्लोमेटिक पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट आर एज फॉलोज। पहला है कैन डिक्लेयर वॉर और कंक्लूड पीस विथ अदर कंट्रीज, दूसरे कंट्री के साथ शांति स्थापित करना, कंट्रोल करना है ना, वॉर को खत्म करना है, सारा जो पावर है, सारा जो काम है किसका होता है, प्रेसिडेंट का होता है। निगोटिएट्स ऑल इंटरनेशनल टेरिटरीज एंड एग्रीमेंट्स थ्रू डिप्लोमेटिक डेलीगेशंस, और जो भी इंटरनेशनल मतलब ट्रेटीज होती है ना, अंतरराष्ट्रीय लोगों के साथ जो भी बिजनेस का जो भी एग्रीमेंट वगैरह होता है वो सारा देखने का काम किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है। अब राष्ट्रपति के कुछ इमरजेंसी पावर कौन से है वो देखेंगे। राष्ट्रपति कुछ ऐसे अपने इमरजेंसी पावर्स वो डिक्लेयर कर सकता है, ऐसे 3 टाइप्स के उसके इमरजेंसीज होते हैं, है ना, नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल, से 3 टाइप में होते हैं। पहला है नेशनल इमरजेंसी जो है वो कब हो सकती है, वॉर के टाइम पे, मतलब अगर समझो किसी कंट्री के साथ अगर युद्ध हो रहा है ना, एक्सटर्नल कुछ वॉर वगैरह हो रहे हैं कंट्री में, तब वो नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। सच एज इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड इन इंडिया इन 1962, 1971, फ्रॉम 1975 टू 1977, मतलब इस काल में राष्ट्रपति ने नेशनल इमरजेंसी लगाई थी 1962 में, 1971 में और 1975 से 1977 तक लगाई थी। Under Article 352 of the Indian Constitution, the President can declare such an emergency following a written request by the Cabinet Minister headed by the Prime Minister. जो प्रेसिडेंट मतलब एक आर्टिकल है 352 का आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट को जो भी अगर कोई ऐसा नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करनी होती है तो वो कैबिनेट जो मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मंत्री, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि वो खुद मतलब उनके हेड के अंदर, मतलब वो उनके अंडर में वो प्राइम मिनिस्टर को ऐसे एक रिक्वेस्ट भेजे,
लिख के वो दे, है ना, उसके बाद ही प्रेसिडेंट जो है वो कोई भी इमरजेंसी जो पावर है वो लगा सकता है। ठीक है। अब दूसरा है स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी को हम प्रेसिडेंट्स रूल के इसमें भी वो मतलब प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है। जो अब की कुछ भी अगर ब्रेक डाउन होता है कंट्री में, है ना, कुछ भी ब्रेक डाउन वगैरह डिक्लेयर करना होता है तब वो स्टेट जो इमरजेंसी है वो लगाते हैं। ठीक है। जो ब्रेक डाउन है वो किस लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल कोई मशीनरी वगैरह होती है स्टेट में तब। ठीक है। अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट कैन बी इम्पोज्ड फॉर from 6 months to a maximum period of 3 years with repeated parliamentary approval every 6 months। तो आर्टिकल 356 के अनुसार ये बताया गया है कि जो भी 6 मंथ्स के अंदर मतलब 6 मंथ्स में ही वो जो भी स्टेट इमरजेंसी है उसकी 6 मंथ की ही ड्यूरेशन होती है, उसके अंदर में वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, या फिर मैक्सिमम 3 साल तक होती है। ठीक, उसके बाद में मतलब उसको रिपीट नहीं किया जा सकता, उसके मतलब हर 6 साल में उसको रिपीट किया जाता है, उसको अप्रूवल दिया जाता है। ठीक है। इस तरह से हर 6 मंथ में उसको अप्रूव दे देके 3 साल तक वो किया जा सकता है स्टेट इमरजेंसी। अब जो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट there is an economic situation in which the financial stability or credit of India is threatened, he or she can then proclaim a financial emergency as per article 360। it has never been declared so far। अगर प्रेसिडेंट अगर किसी भी इकोनॉमिकल सिचुएशन से अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, अपने भारत की इकोनॉमिकल सिचुएशन अच्छी नहीं है तो सेटिस्फाइड नहीं है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को करने के लिए, इंडिया के क्रेडिट को अच्छे से संभालने के लिए वो जो आर्टिकल है 360 के अनुसार वो फाइनेंशियल इमरजेंसी पावर वो यूज कर सकता है। ठीक है। और लेकिन इसको वो ज्यादा समय तक वो डिक्लेयर नहीं कर सकता है। ठीक है। तो स्टूडेंट आज का ये पार्ट 2 यहीं पे खत्म होता है यार। इस पार्ट 2 में हमने जो भी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उसके बारे में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। थैंक यू।